नेक्स्ट आ जाता है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। अब वॉलेंटरी वाइंडिंग अप जो है वो हमारी कंपल्सरी वाइंडिंग अप से क्या है, डिफरेंट है। जितना अभी हमने पढ़ा वो था हमारा कंपल्सरी। अब वॉलेंटरी होती है कि हम अपनी मर्जी से अपना वाइंड अप करवाते हैं। तो जब हम वॉलेंटरी वाइंडिंग अप करते हैं, मेंबर्स खुद कर सकते हैं या क्रेडिटर के थ्रू कर सकते हैं, बट इसमें हमें ट्रिब्यूनल की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ट्रिब्यूनल। जब हमारी कंपल्सरी वाइंडिंग अप होती है ना, तो हमें ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करना पड़ता है, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर आप वॉलेंटरी अपनी मर्जी से कर रहे हो, चाहे मेंबर खुद कर रहे हैं या थ्रू द क्रेडिटर्स कर रहे हैं, तो उनको फिर ट्रिब्यूनल को इंटरफेयर करवाने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। इट इज़ द ईजीएस्ट वे। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप करते हैं ना, तो वो कंपल्सरी वाइंडिंग अप से थोड़ा सा हमारा ईजी हो जाता है। ये इनको ट्रिब्यूनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिब्यूनल के पास सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बट दे जस्ट अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। वो सिर्फ ट्रिब्यूनल को अप्लाई करते हैं ताकि वो ट्रिब्यूनल से अगर उन्होंने कोई डायरेक्शंस लेनी है तो वो उनसे डायरेक्शंस लेने के लिए अप्लाई करेंगे, अदरवाइज उनको ट्रिब्यूनल को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप इज दैट द कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर आर लेफ्ट टू सेटल देयर अफेयर्स विदाउट गोइंग टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बट वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर डायरेक्शंस। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप जो है वो इट हैज़ मोर एडवांटेजेस दैन अ कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ठीक है, बिकॉज इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। कंपल्सरी में फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट करो, उसके पास जाओ। यहाँ पे लिक्विडेटर तो अपॉइंट करना पड़ता है, बट वो भी उसके लिए भी कोई ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शन जो है, फॉर्मेलिटीज़ जो है वो नहीं है। अब कंपनी कब अपनी वॉलेंटरली कर सकती है, दो केसेस हैं। फर्स्ट है द पीरियड फिक्स बाय, जब उनके आर्टिकल एफ एसोसिएशन में उन्होंने एक पीरियड, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया था तभी उन्होंने पीरियड फिक्स कर लिया था, जैसे कि आफ्टर 20 ईयर्स वो अपनी कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। तो जब वो पीरियड 20 ईयर्स के बाद एक्सपायर हो जाएगा तो तब वो क्या करेंगे, उसको वाइंड अप कर देंगे। तो वाइंड अप हैपन हो जाएंगी और कंपनी में उन्होंने जर्नल मीटिंग में ये एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया, क्योंकि पीरियड उन्होंने पहले ही डिटर्मिन किया था कि 20 साल के बाद वो अपनी कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। तब वो पीरियड खत्म हो गया तो जर्नल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके वो अपनी कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। सेकंड है, अगर कंपनी जो है वो उन्होंने एक स्पेशल रेजोल्यूशन वॉलेंटरली, वो उन्होंने मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है और उस रेजोल्यूशन, अब देखो उन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन के बेस के ऊपर वो क्या कर सकते हैं, वॉलेंटरली वाइंड अप कर सकते हैं। अब जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया ना, स्टैच्यूरी जो उन्होंने मीटिंग की है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, उस रेजोल्यूशन को उनको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा इन द ऑफिशियली गैजेट, या फिर कोई भी लोकल न्यूज़पेपर है जो भी उस डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है, विद इन द 14 डेज ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। जब उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास कर लिया कि वो अपनी कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं, तो उसके नेक्स्ट 14 डेज के अंदर उनको ऑफिशियली गैजेट और जो भी लोकल उनका डिस्ट्रिक्ट का न्यूज़पेपर होगा उसमें उनको उसको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा। और अगर वो कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं, नहीं एडवर्टाइज़ करवाते हैं, तो उनको 5000 रुपीज़ पर डे के बेस के ऊपर क्या लगेगा, फ़ाइन लगेगा, जब तक वो उसको ऑफिशियली गैजेट में नहीं पब्लिश करते हैं। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, जिस दिन उन्होंने मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दिया उसी डे से उनकी वॉलेंटरी वाइंडिंग अप जो है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। नाउ है consequences of voluntarily winding up. फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ ए कंपनी। अगर आप वॉलेंटरली वाइंडिंग अप करते हो तो कंपनी जो है वो सीज कर देगी अपने बिजनेस को, मतलब जब उन्होंने वाइंडिंग अप कर दिया तो इट मीन्स उस दिन से उनका बिजनेस जो है आगे फर्दर जो भी उनकी जो फर्दर बिजनेस है उसको कैरी करना वो क्या कर देंगे, सीज कर देंगे। तो कॉर्पोरेट उनका जो भी स्टेटस पावर है वो उनकी चलती रहेंगी, क्योंकि जो कंपनी के मेंबर्स, उनकी पर्सनालिटी में देयर इज़ नो चेंज इन द पर्सनालिटी ऑफ एम्प्लॉयर, उनकी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट उनका जो कॉर्पोरेट स्टेटस है, उनकी जो पावर है वो चलती रहेंगी जब तक उनकी कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। यहाँ पर वो सिर्फ वाइंड अप कर रहे हैं ना, डिसॉल्व तो नहीं हुई, बंद खत्म तो नहीं होगी कंपनी, तो उनकी पावर्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगी जब तक वो डिसॉल्व नहीं होती हैं। और इन केस
एम्प्लॉयज़ को कोई भी डैमेजेस होता है तो वो क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ फ्री टू क्लेम डैमेजेस, वो अपने डैमेजेस को क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी तो नहीं ना चेंज हुई, वो तो वहीं पे है, क्योंकि उनकी कंपनी डिसॉल्व नहीं हुई, सिर्फ वाइंड अप, वो अपने बिजनेस को वाइंड अप कर में है। तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अगर कोई क्लेम लेना है तो वो उस क्लेम के लिए डिमांड कर सकते हैं। सेकेंड आ जाता है बोर्ड पावर टू सीज ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ए लिक्विडेटर। अपॉइंटमेंट, अब वो लिक्विडेटर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, उनके पास पावर होती है कि वो एक क्या कर सकते हैं, लिक्विडेटर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर्स है, इनके पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स के थ्रू ही वो क्या कर सकेंगे, उस लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकते हैं, जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करेगा, उनके जो भी एसेट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है अवॉइडेंस ऑफ ट्रांसफ़र आफ्टर कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। इन अगर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है तो उसमें किसी भी तरह का उन्होंने अपने शेयर को किसी अदर पर्सन को क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है, तो उसमें जो भी अल्ट्रेशन चेंजेस करनी है, अब देखो मैंने अपना शेयर किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो अल्ट्रेशन होनी है कि मेरी मेंबरशिप ख़त्म होगी, उसकी जगह नए मेंबर्स को अल्टर करना, चेंज करना है, तो वो वाइंडिंग अप मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। और अगर वो चीज़ हम वाइंडिंग अप, कंपनी को वाइंड अप करने के ऑर्डर के रेजोल्यूशन पास करने के बाद ये चीज़ करते हैं तो वो क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने डिक्लेयर कर दी हुई है, मतलब रेजोल्यूशन पास कर दिया, नोटिस न्यूज़पेपर में निकाल दिया कि हम अपनी कंपनी को जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं, उसके बाद मैं अपना शेयर किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर देती, तो इट मीन्स मैं उसके साथ फ्रॉड कर रही हूँ ना, कि कंपनी तो वाइंड अप हो रही है तो मैं कैसे अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो उस केस में वो जो ट्रांसफ़र होगा वो क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉयज़। वॉलंटरली जब आप रेजोल्यूशन पास करते हो ना, तो एम्प्लॉयज़ को डिस्चार्ज भी, आप वहाँ पे कोई काम ही नहीं होना, फर्दर बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया, तो एम्प्लॉयज़ भी क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक्सेप्ट इन दो केसेस में वो डिस्चार्ज नहीं होंगे, अगर तो लिक्विडेशन सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया है, मतलब उन्होंने बिजनेस को वाइंड अप किया, दोबारा से आगे फर्दर रीस्टार्ट करना है, तो फिर एम्प्लॉयज़ को डिस्चार्ज क्यों करेंगे, क्योंकि दोबारा आगे उन्होंने बिजनेस करना ही है। सेकंड है कि अगर बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करेगा, लिक्विडेटर मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स मेंबर थे ना, उन्होंने तो वाइंड अप कर दिया है, लेकिन जो कंपनी का लिक्विडेटर था वो आगे उस बिजनेस को चलाएगा, तो उसको एम्प्लॉयज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उन एम्प्लॉयज़ को डिस्चार्ज फिर नहीं करेगा। और एम्प्लॉयज़ जो है उनके पास राइट है कि वो अपने जो भी एम्प्लॉयर थे उनसे अपना कोई भी कंपनसेशन या कोई भी उनका डैमेज था वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ वॉलंटरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कंपनी इज वाइंड अप, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा आपको एक। ठीक है, इसमें दो तरह की आ गई ना, कंपल्सरी और वॉलेंटरी। आपको ओनली पूरे फुल फ्लैज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ओनली कंपल्सरी के ऊपर भी आ सकता है, या फिर ट्राइब्यूनल के भी इसके वॉलेंटरली के ऊपर भी आ सकता है। अब टाइप ऑफ वॉलेंटरली, अब इसमें दो तरह की वॉलेंटरी आ जाती है, एक तो मेंबर्स खुद अपने आप वॉलेंटरी वाइंड अप करती हैं, एक यहाँ क्रेडिटर के कहने के ऊपर क्या होता है, वाइंड अप होता है। फर्स्ट आ जाता है मेंबर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। अब मेंबर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप तभी कर सकते हैं, अंडरलाइन इट, टेक प्लेस ओनली व्हेन कंपनी इज सॉल्वेंट। बीच बीच में मैं लाइंस अंडरलाइन इसीलिए की हुई हैं कि आप लोग को ये इंपॉर्टेंट लाइंस का पता चले कि ये चीज़ इस पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। अब मेंबर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप टेक प्लेस ओनली व्हेन कंपनी इज सॉल्वेंट। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है तो ऑब्वियसली अब वो कंपल्सरी हो जाएगा उनको वाइंड अप करना। यहाँ पे अगर मेंबर ये डिक्लेयर कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं कि उनकी कंपनी सॉल्वेंट है, उनके पास इतनी एसेट्स, इतनी कैपिटल है कि वो लोगों की लाइबिलिटीज़ को, देनदारियों को पूरा कर सकते हैं, तो वो कंपनी जो है वो वॉलंटरी क्या कर सकती है, वाइंड अप कर सकती है, अगर वो सॉल्वेंट होगी, डिक्लेयर कर देती है। तो इसके लिए वो एक लिक्विडेटर मेंबर जो है वो क्या करेंगे, एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे। इसके लिए उनको कोई क्रेडिटर्स की मीटिंग करने की, कोई नो कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन, कोई क्रेडिटर की कोई कमेटी, कोई इंस्पेक्शन कमेटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सॉल्वेंट है, वो उनके पास इतनी पावर है कि वो अपनी देनदारियों को फुलफिल कर सकते हैं। तो उसके लिए डेक्लारेशन ऑफ सॉल्वेंसी, उनको ये एक डेक्लारेशन देनी पड़ेगी सॉल्वेंसी। अगर वो वॉलेंटरली वाइंड अप करना चाहते हैं ना मेंबर, तो उनको एक डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जो डायरेक्टर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम
एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड मेक ए डेक्लरेशन एक एफिडेविट बना के देंगे कि दे हैव नो डेट्स, उनकी कोई देनदारियां नहीं है। दे विल बी एबल, कि अगर देनदारियां हैं भी तो वो एबल होंगे नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर वो अपनी देनदारियां सारी क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे। इट मीन्स उन्होंने एफिडेविट के ऊपर ये डिक्लेयर करके लिख के दिया है मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने कि उनकी या तो कोई डेट नहीं है, और अगर जो है भी हैं तो वो विद इन 3 ईयर्स कि एक्सीडिंग 3 साल से ज़्यादा वो अपनी डेट्स को नहीं रखेंगे, उनको क्लियर कर देंगे। तो अगर वो ये प्रूव कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, उस केस में वो वॉलंटरी क्या कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। सच डेक्लरेशन शैल बी मेड, कब कर सकते हैं, विद इन 5 वीक, जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया ना वाइंडिंग अप का मीटिंग में, उसके नेक्स्ट 5 वीक्स के अंदर अंदर उनको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये उन्होंने जो भी डिक्लेयर किया है एफिडेविट, वो किसको सेंड करेंगे, रजिस्ट्रार को करेंगे। एंड उसके जो भी उसके साथ अपना जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट है उसकी कॉपी भी साथ में लगाएंगे कि उससे प्रूफ हो जाएगा कि इनके कोई डेट नहीं है, और अगर जितने हैं भी हैं तो उतने उनके पास सफिशिएंट एसेट हैं कि वो अपने डेट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वो ये नहीं करते हैं विद इन टाइम पीरियड तो उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 to 5 ईयर्स की, उनको जेल पनिशमेंट हो सकती है, और उनको फाइन लग सकता है 50,000 मिनिमम है, और मैक्सिमम कितना है 3 लाख, और बोथ दोनों भी हो सकता है। ठीक है। अगर वो डिक्लेयर नहीं करते हैं ना, वाइंड अप करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने डेक्लरेशन नहीं दी है, तो उस केस में उनको डायरेक्टर्स को 3 to 5 ईयर्स की क्या हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, और साथ में उनको 50,000 से लेके 3 लाख के बीच कोई भी इन जो फाइन है वो लग सकता है। सेकेंड आ जाती हैं प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेंबर वॉलेंटरी। जब वो वॉलेंटरी वाइंड अप करते हैं तो कौन सी प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ेंगी। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। सबसे पहले तो वो जर्नल मीटिंग में एक या एक से ज़्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं। लिक्विडेटर इसलिए अपॉइंट करते हैं कि वो उनके एसेट्स वगैरह, उनके जो भी कंपनी के फेयर्स होते हैं ना, उनको वाइंड अप करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो रेम्यूनरेशन की जो सैलरी है फिक्स, उनकी कंपनी शैल ऑल्सो फिक्स, कंपनी जो है वो उस लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन फिक्स करेगी। अगर ठीक है, उनकी रेम्यूनरेशन जो है वो फिक्स कर देंगी जो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड पावर टू सीज, मतलब लिक्विडेटर अपॉइंट जब कर लिया तो उसके पास सारी पावर आ जाती हैं। जो बोर्ड के पास, मैनेजर्स के पास पावर होती है ना, वो सारी पावर किसके पास आ जाती है, लिक्विडेटर के पास। सो रेजोल्यूशन फॉर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप डज नॉट ऑटोमेटिकली, अगर आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया ना वाइंडिंग अप का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपके सारे जो सर्वेंट्स हैं वो डिसमिस हो जाएंगे। जब तक आप इंसॉल्वेंट या डिसॉल्व नहीं हो जाते हो तब तक आपकी कंपनी जो है वो डिसमिस, आपके मेंबर्स जो है वो डिसमिस जो है वो नहीं होंगे। पावर टू फिल वैकेंसी, अगर लिक्विडेटर बेटा वो हो गया, उसने छोड़ दिया है या रिज़ाइन दे दिया है या उसकी डेथ हो गई है, तो कंपनी में आप उसको, लिक्विडेटर के पास पावर है, पावर टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर के पास पावर है कि जनरल मीटिंग के अंदर वो क्या कर सकता है, उनकी वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। मीटिंग में वो क्या कर सकते हैं, नया लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर टू द रजिस्ट्रार। अब जब आपने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है तो रजिस्ट्रार को उसकी अपॉइंटमेंट के विद इन 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन अब आपकी कंपनी का न्यू लिक्विडेटर जो है वो आपने अपॉइंट किया। और अगर आप विद इन 10 डेज उनको नहीं नोटिस भेजोगे ना, तो आपको 1000 रुपीज़ का फाइन लगेगा एवरी डे, रोज, जब तक आप डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू करोगे, जब तक आप उनको इन्फॉर्म नहीं करोगे। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर टू इन्फॉर्म द असेसिंग ऑफिसर। अब हर लिक्विडेटर, कंपनी का हर लिक्विडेटर जो है वो एक असेसिंग ऑफिसर कि उस लिक्विडेटर ने जो क्या होता है कि विद इन 30 डेज जब उसकी अपॉइंटमेंट होगी है ना, तो उसने असेसिंग ऑफिसर को क्या करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि वो इस कंपनी का एज ए लिक्विडेटर जो है वो क्या हो गया है, अपॉइंट हो गया है। उसके बाद आ जाता है जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जो भी कंपनी का लिक्विडेटर है शैल रिपोर्ट क्वार्टरली कि वाइंडिंग अप की, उस कंपनी की वाइंडिंग अप की क्या प्रोग्रेस चल रही है, कहाँ तक वाइंडिंग अप हो चुका है, उसकी हर क्वार्टरली। अब बेटा ये नहीं है कि जब वाइंडिंग अप का उन्होंने डिसीजंस ले लिया तो उसके 1 महीने में वाइंड अप होते होते कई बार
साल, 6 मंथ, साल, 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे अफेयर्स होते हैं वाइंड अप करने के लिए। तो उनको क्वार्टरली मीटिंग करनी पड़ेगी लिक्विडेटर को, और क्वार्टरली उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करके देनी पड़ेगी मेंबर्स को और जो भी क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, ताकि उनको नॉलेज हो। हर क्वार्टर के बाद उनको 4 महीने के बाद उनको नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ तक उनका वाइंडिंग अप का प्रोसीजर पहुँच चुका है। और अगर वो क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं बनाता है लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर अगर फेल हो जाता है इस चीज़ को करने में, तो उसको फाइन लग सकता है कितना, 10 लाख रुपीज़ का उसको फाइन जो है वो इम्पोज हो सकता है। उसके बाद आ जाता है फाइनल मीटिंग एंड रेजोल्यूशन। उसके बाद लास्ट लिक्विडेटर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कि पहले तो वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर जो है उसने जो भी वाइंड अप करना है, कैसे करना है, वो डिसाइड करेगा। उसके बाद जनरल मीटिंग में वो देखेगा, उसकी एडवर्टीजमेंट देगा, और एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने वाइंड अप करना है ना, नॉट लेस देन 1 मंथ, मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर उनको 30 डेज़ बोला था ना ऑफिशियली गैजेट में, उनको लोकल न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा कि वो इस कंपनी को क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है। उसके बाद विद इन 1 वीक ऑफ मीटिंग लिक्विडेटर उस जब मीटिंग रखी है तो उस मीटिंग के नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। विद इन 1 वीक आफ्टर लिक्विडेशन कॉपी ऑफ अकाउंट टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को देगा, और रजिस्ट्रार जो है वो उसको, अगर वो कॉपी नहीं भेजता है रजिस्ट्रार को, तो लिक्विडेटर को पनिश किया जाएगा विद एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ का फाइन लग सकता है उसको, अगर उसने रजिस्ट्रार को वो जो भी मीटिंग किया उसकी जो रिपोर्ट जो है कॉपी जो है वो नहीं प्रोवाइड किया। और उसके बाद वो कंपनी जो है वो क्या हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी। और अगर जब रिपोर्ट उन्होंने भेज दी है तो उस रिपोर्ट के बाद, रिपोर्ट के मिलने के बाद कंपनी के सारे अफेयर्स जो है वो जो रजिस्ट्रार है ना, अगर उनको लगेगा तो वो ट्राइब्यूनल को आगे वो इन्फॉर्म कर देंगे, और उसके बाद उनकी जो भी उनको सही लगेगा उसके बेस के ऊपर उनकी ट्रिब्यूनल जो है वो क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशंस करेगा उनकी कंपनी की, और उनकी कंपनी क्या हो जाएगी, फिर डिसॉल्व हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो आफ्टर इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। इट मीन्स जब डिसोल्यूशन होगी, बंद होगी, फिर कंपनी के सारे अफेयर्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे।